सोचिए आज त्योहार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति आज भी चल रहा है। वो सेना के साथ देश को संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें और तकनीक पर काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात उनके भक्त समर्थकों को ज़्यादा पता चलना चाहिए, जो सेना के आधुनिकीकरण के खिलाफ हैं, जो अंधविश्वास और कर्मकांड में देश को फंसाए हुए। इस मामले में प्रधानमंत्री को आप ज़रूर क्रेडिट देंगे कि वो एक तो त्यौहार सेना के साथ मनाना ये अच्छी बात है, सेना के साथ देश को संबोधित करना ये भी और महान बात है, क्योंकि भारत की सेना दुनिया भर में ख्याति है कि शांति सेना के रूप में भारत की सेना कर्मण्य साहस के लिए ख्याति है पूरी दुनिया में। तो ये एक और ये चलता रहा है। आज सोचिए सरदार पटेल साहब की जयंती है, उसको देश कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, कैसे उन्होंने एक राष्ट्र को एकजुट किया। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, इस मौके पर वो भी सेना का राजनीति में उन्होंने भी सेना के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए वो बहुत किया, और उनके किस्से बहुत हैं मानेकशॉ के साथ। और पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस समय वो प्रधानमंत्री थी। तो भारतीय सेना के साथ त्यौहार मनाने की जो प्रक्रिया है अच्छी बात है, और ये हर प्रधानमंत्री को ज़रूर आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि किसी देश की सुरक्षा संप्रभुता जो है वो उसके सेना कितनी मजबूत है इस पर निर्भर करती है। और लेकिन सबसे ज़रूरी है कि भारत के सेना का आधुनिकीकरण हो, भारत के सैनिकों की ज़िंदगी और बेहतर हो, उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार को ले। और कम से कम लंबे समय से मांग होती रही कि भारत की सेना में कम से कम मिनिमम सैलरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए, जिनकी वजह से हम लोग चैन से सो पाते हैं। तो आप लोग की क्या राय है? क्या भारतीय सेना में कि जो उनकी बेहतरी के लिए और क्या किए जाने की ज़रूरत है? खासकर जो हमारे जवान जो शहीद होते हैं, हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाने की ज़रूरत है? उनके परिवार की बेहतरी के लिए क्या किया जाने की ज़रूरत है? और इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि सेना की नौकरी जो है वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस की नौकरी है और उनका सम्मान सर्वोपरि है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री सेना के साथ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति से ज़्यादा जरूरी है कि सेना की बेहतरी कैसे हो, सैन्य और तकनीक कैसे डेवलप हो, मिसाइल, आर्म्स, उनको न्यू फैसिलिटी कैसे मिले। क्योंकि आए दिन हम लोग सुनते हैं कि किस तरह से हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, खासकर जो आतंकी हमले हैं उसमें। उसको रोकने के लिए सरकार क्या करे, इस पर भी बात करनी चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसको और आधुनिक करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भक्तों को समझना चाहिए कि अब कर्मकांड अंधविश्वास से देश नहीं चलेगा। आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ज्ञान विज्ञान बनाना चाहिए, DRDO में और आधुनिकीकरण हो। आपको बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब भी पुणे में DRDO में ही नौकरी करते थे। तो सेना का आधुनिकीकरण देश के आधुनिकीकरण है, सेना की मजबूती देश की मजबूती है, और भारतीय सेना पर पूरे देशवासियों को गर्व है, और पूरी दुनिया के लोग भारतीय शांति सेना के तौर पर भारत का बहुत सम्मान करते हैं। आगे की बात करते हैं। अगर आप चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी मामला फंसा हुआ है, और टीवी अखबार जिस तरह से खबरें दिखा रहा है उससे साफ है कि बीजेपी के लिए वहाँ माहौल बनाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास नितिन राउत जैसे बड़े चेहरे हैं जो SC समाज से आते हैं, उनको अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि गठबंधन है। और अभी भी बीजेपी ने भी अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि वो भी शिंदे के साथ लड़ रहे हैं। तो जो शुरुआती लीड लेते हुए दिख रही थी बीजेपी, उसमें थोड़ा सा कमी आई है। और प्रकाश अंबेडकर फैक्टर अभी भी है, BSP का फैक्टर अभी भी है। प्रकाश अंबेडकर और BSP का गठबंधन होता तो और बेहतर होता, लेकिन खैर इस बार प्रकाश अंबेडकर भी लगातार मजबूत है। अगर इंडिया गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर आते तो और बेहतर स्थिति बन सकती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अब गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं है, और इसी वजह से OBC फैक्टर चल रहा है। अंदर खाने बीजेपी प्रचार प्रसार करवा रही है कि वो महाराष्ट्र में एक OBC मुख्यमंत्री दे सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है। पंकजा मुंडे बड़ा चेहरा हो सकती हैं। एक बात तो तय है कि उद्धव ठाकरे के नाम पर शायद ही अब मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बने, ये भी संभव नहीं है। शरद पवार का जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये बात तो तय है कि अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार हो या फिर NDA की सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई दलित पिछड़ा ही बनेगा, ये लगभग तय है।
और राजनीति इसलिए मैं कहता हूं कि 360 डिग्री पर घूम रही है। बिहार में भी एक बड़ी पटकथा लिखी गई है। आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के 25 साल तक करीबी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी पार्टी बनाई है और वो वही खेल कर सकते हैं जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, पीके कर रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जिस तरह से पीके के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के वोट को डेंट लगा सकते हैं, यही बात आरसीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो एनडीए के वोट को, खासकर बीजेपी के वोट को बड़ा डेंट दे सकते हैं। तो आरजेडी अपना कुनबा कितना बड़ा करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर आरजेडी कुनबे में आरसीपी सिंह आते हैं, जैसे मुकेश सहनी हैं, और बीएसपी आ जाती है, तो बिहार में फिर सफल हो सकते हैं और दलित पिछड़ों का जो राजनीतिक जो चेतना है उससे लैस हैं आरसीपी सिंह। और देखते हैं कि आरजेडी पाले में जाते हैं। अगर वो स्वतंत्र भी चुनाव लड़ते हैं जैसे पीके लड़ रहे हैं, तो पीके जहां आरजेडी को डेंट कर रहे हैं, आरसीपी सिंह बीजेपी को बड़ा डेंट दे सकते हैं। झारखंड चुनाव पर सबकी नजर है। झारखंड में सोचिए किस तरह से, झारखंड में एक मसला तो साफ है कि अभी तक इंडिया गठबंधन को लीड होती दिख रही है और उसकी वजह है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को जेल जाना लगता है कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाएगा। वो अपनी पार्टी की तरफ से भी बड़े स्टार प्रचारक है। कल्पना सोरेन का साथ मिल रहा है। आरजेडी उनके गठबंधन में है, कांग्रेस उनके गठबंधन में है और खासकर नेशनल दस्तक पर तमाम आप ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड में जो है वो जेएमएम की वजह से लीड लेते हुए दिख रही है हेमंत सोरेन की पार्टी। तो वहां उनके लिए प्लस पॉइंट है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आप देख सकते हैं नेशनल दस्तक के लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो खासकर शोषित वंचित के समाज के जो लोग हैं वो अब ये तय मानकर चल रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार होगी। बीजेपी वहीं बेहतर सफल होती दिख रही है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन रीजनल पार्टी से वो चुनाव जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव, सोचिए अब अखिलेश यादव 365 दिन 24 घंटा राजनीति कर, आज फिर उन्होंने पार्टी दफ्तर में एक बड़ी बैठक की है और अखिलेश यादव का लगातार जो है बैठक चल रहा है, तो वो भी एक बड़ी खबर है। तो आज जब पूरा देश त्यौहार मना रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां त्यौहार मना रही, तो दो नेता जो हैं वो सड़कों पर हैं। नरेंद्र मोदी जहां बैठक कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव जो है वो बड़ी बैठक कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन फिलहाल सबसे आगे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में मामला फंसा हुआ है, कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित हो रही है। तो बिहार में अगर लिहाज से बात करें तो बिहार में बड़ी बैठक हुई है और आरसीपी सिंह ने बड़ी पार्टी बनाई है और उस लिहाज से देखें तो आरसीपी सिंह बड़े फैक्टर हो सकते हैं और वही डेंट लगा सकते हैं वो बीजेपी को, जो डेंट लगाने की कोशिश पीके के जरिए आरजेडी को हो रहा है। तो राजनीतिक जोड़ घटाव का खेल है और आरसीपी सिंह अगर या तो आरजेडी गठबंधन में आते हैं तो भी बड़ा डेंट होगा बीजेपी के लिए, बीजेपी गठबंधन को। जैसे पीके से आरजेडी को डेंट लग रहा है, उसी तरह से अगर वो निर्दलीय भी अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो भी बड़ा डेंट हो सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ने सेना के साथ आज त्यौहार मनाने का फैसला किया है और वो 365 दिन, तो अगर आपको नरेंद्र मोदी से राजनीति करनी है तो आपको 365 दिन सोशल पॉलिटिकल राजनीति करते रहनी पड़ेगी। आज दो बड़ी खबरें, सरदार पटेल की पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है और अखंड भारत के वो निर्माता थे और बाबा साहब के संविधान को उन्होंने अक्षरंश लागू किया। आप देखेंगे संविधान सभा की बैठक के दौरान की घटना है कि एक बार नेहरू ने सरदार पटेल को भेजा था, बाबा साहब ने अपना रेजिग्नेशन लिख दिया, कहा कि ये लीजिए, मैं जानता हूं कि आपको किसने भेजा है। तब सरदार पटेल ने कहा था कि मैं किसान हूं और मैं जानता हूं कि उन्होंने उनका रेजिग्नेशन फाड़ दिया और कहा कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि इस देश में आपसे बेहतर संविधान कोई नहीं दे सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी सरदार पटेल और बाबा साहब के बीच। तो आज सरदार पटेल की भी लोग जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब को पूरा देश हमेशा उनके संविधान की वजह से नमन करता है और उस संविधान को पहले गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल ने जिस तरह से लागू करवाया वो भी एक शानदार पहल है। वहीं आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, उस पर भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी। महाराष्ट्र में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है? कांग्रेस कमजोर कड़ी हो रही है, बीजेपी हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री बदल देगी, पंकजा मुंडे मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस के पाले में भी गेंद है, कांग्रेस की तरफ से नितिन राउत बड़े चेहरा हैं, वो भी मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकते हैं। झारखंड में फिलहाल हेमंत सोरेन बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं।
यूपी में बाइपोल चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट बांटा है वो शानदार है और उन्होंने एक भी जनरल को टिकट नहीं दिया। वहीं यूपी में बीजेपी ने भी 6 SC ST OBC को टिकट दिया है। इसका मतलब अब राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। पार्टी कोई भी हो, वोट आपको SC ST OBC के पास है और उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में आ पाएंगे। ये आपकी जागरूकता की वजह से, और वो तमाम SC ST OBC के लोग, किसान समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो राजनीतिक रूप से हाशिए थे, वो अपने राजनीतिक चेतना से लैस हो रहे हैं और वो अब सत्ता में भागीदारी ढूंढ रहे हैं। ये अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।